इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आप समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, नेचर में क्यों अकर होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं और उनके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी जानेंगे और उनके वेरियस एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में हम देखते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ से पॉइंट आ रहा है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो आप जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब केमिकल चेंज होता है। आप ये लोअर क्लास में पढ़ चुके हो कि केमिकल चेंज क्यों होता है, कब होता है। केमिकल चेंज तभी होता है जब ओरिजिनल सब्सटेंस अपने नेचर या आइडेंटिटी को चेंज कर देता है और चेंज करके एक नया सब्सटेंस बना देता है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस केमिकल उसमें केमिकल चेंज हो गया है। तो ये केमिकल चेंज होने के कारण ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपने नेचर और आइडेंटिटी को लूज़ करके चेंज करके एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि द रिएक्शन इन विच या प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में देखते होगी रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, लोहे में जंग लग जाना। आपने देखा होगा कि जब भी लोहे के आर्टिकल्स या लोहे के कोई भी कंटेनर है उसको अगर हम ज़्यादा एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर में, मॉइस्चर का मतलब होगा कि वहाँ पर एयर और मॉइस्चर दोनों ही प्रेजेंट है। अगर हम इसे लॉन्ग टाइम तक उसमें रखते हैं तो उसमें ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है, मतलब रेड कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसे आप लोग जंग भी लगना कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन था, लेकिन जब उसे एक्सपोज किया गया मॉइस्चर में तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ गई, तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया जिसकी अपना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से जो हम फूड खाते हैं वो अंदर डाइजेस्ट होता है तो वो भी एक केमिकल चेंज है, इट मीन्स वो भी एक केमिकल रिएक्शन को फॉलो करता है। इसी तरह से आप वेरियस एग्जांपल्स हैं, लाइक जैसे आप घर में देखते हो कि मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, ये भी जो है केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हाउ टू चेक द केमिकल रिएक्शन अकर। हम कैसे चेक करें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे या तो उसकी स्टेट में चेंज हो जाए, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है, उसकी स्टेट में चेंज हो जाए। सेकंड, चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आ जाए। नंबर थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस, या गैस का एवोल्यूशन हो, गैस निकले तो उससे भी हमें पता चलता है कि उस केमिकल रिएक्शन हो रही है। नंबर फोर आता है चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज आए। या फिर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो घुलते नहीं हैं। तो इस तरह से ये अगर चेंजेस आ रहे हैं किसी भी किसी भी रिएक्शन में, तो हम वहाँ पर कहेंगे ये एक न्यू सब्सटेंस बनेगा और केमिकल रिएक्शन अकर होंगी। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, चेंज इन स्टेट, फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, नंबर थर्ड एवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर फोर चेंज इन टेम्परेचर, नंबर फाइव फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। अगर वो जो हम केमिकल रिएक्शंस हैं उनको अगर हम किसी तरह से एक शॉर्ट और सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर दें, किस तरह से कि उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ फार्मूली और सिंबल्स का यूज़ करके अगर हम उसे एक शॉर्ट और सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो केमिकल इक्वेशन में आपने यहाँ पे दो पार्ट पढ़े, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और ये हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं। तो केमिकल रिएक्टेंट क्या हो गए, ऐसे सब्सटेंस हो गए जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और ये हमेशा लेफ़्ट साइड में रखे जाते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं।
और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और ये हमेशा रिएक्शन में राइट साइड में लिखे जाते हैं, इसलिए हम इसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। तो केमिकल, हम अपने पॉइंट पर आते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इज़ अ शॉर्ट एंड सिंपल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन of chemical reaction by using symbols and formulas of reactant and product। अगर reactant and product के फार्मूली और सिम्बल्स को यूज़ करके हम उसका एक शॉर्ट और सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर दें, उसका एक शॉर्ट और सिंपल प्रस्तुतिकरण कर दें, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, हम अगर मुंह से बोलते हैं तो बोलते हैं कार्बन, CARBON, कार्बन। तो हम उस कार्बन को न लिखकर उसका सिंबल क्या यूज़ करेंगे, C प्लस। हमने कहा कार्बन, अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस। तो आपको पता है कि अगर रिएक्ट विद ऑक्सीजन बोलें या रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस बोलें, तब भी आप O2 ही यूज़ करोगे, क्योंकि आप ये जानते हो कि ऑक्सीजन कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर O2 लिखोगे। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसी को आपने केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखोगे, कार्बन, तो कार्बन के लिए क्या हो गया, C प्लस, रिएक्ट विद के लिए प्लस, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपको पता है मॉलिकुलर फॉर्म में होती है, तो O2, टू फॉर्म के लिए एरो लगाओगे और क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। तो इस तरह से वेरियस एग्जाम्पल हैं जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख ली, लेकिन उसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे, तो बैलेंस तभी होगी जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्टेंट में जितने भी वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल हो जाए, जितने प्रोडक्ट में वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल हो जाएं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट साइड में जितने भी वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में जितने भी वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के टोटल एटम्स के इक्वल होने चाहिए, तभी वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। इसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करते हैं, जिसे हम आगे अभी समझेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी अराइज हो रहा है कि अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर उसको और इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम कैसे उसको बनाएंगे, कौन से स्टेप लेंगे, क्योंकि अभी आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि उसकी स्टेट चेंज हो, उसका कलर चेंज हो, या उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या PPT बन रहा है, तो उसको हम कोई सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसके कारण वो मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाती हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल S फॉर सॉलिड। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके लिए S का यूज़ करेंगे, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है उसके लिए L का यूज़ करेंगे, कोई गैसियस सब्सटेंस है उसके लिए G का यूज़ करेंगे, और अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है तो उसके लिए AQ का यूज़ करेंगे। अब एक्वस सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व कर दिए जाते हैं, उन्हें हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। नंबर सेकंड होता है गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अपवर्ड एरो। अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो हम अपवर्ड एरो लगा देंगे, अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस या PPT फॉर्म हो रहा है तो हम डाउनवर्ड एरो के साथ उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है, इस कहने का मतलब है कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन है या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, तो उसके लिए DIL फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एंड CUNC फॉर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए लिखा जाएगा। इसी तरह से उसमें हीट का भी चेंज आता है,
तो हीट चेंज के लिए क्या करेंगे कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, उसका एवोल्यूशन होता है या रिलीज होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही है, एवोल्यूट हो रही है, उसके लिए हम प्लस हीट किस साइड में लगा देंगे, प्रोडक्ट साइड में लगा देंगे। इसी तरह से कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है रिएक्शन में। तो अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट साइड में हम प्लस हीट लगा देंगे, जिससे कि हीट चेंजेस का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर, प्रेशर या प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इनकी कंडीशन आती है तो हम वो एरो के ऊपर यहाँ पर पुट कर देंगे कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है और कैटालिस्ट की प्रेजेंस है या नहीं। तो इस टाइप की जो भी कंडीशंस आएंगी उनको कहाँ पर लिख दिया जाएगा, एरो के ऊपर लिख दिया जाएगा। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम ये समझेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं।